हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। थर्मोडायनेमिक्स की ई लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले ई लेक्चर में हमने बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में डिटेल से पढ़ा। आज हम स्टडी करेंगे अवोगाड्रो लॉज, अवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो एवोगाड्रो लॉ, तो ये लॉ क्या बताता है एक्चुअल में? ये जो लॉ है ये बताता है कि कई तरह की जो परफेक्ट गैसेज है या आइडियल गैस है, समान कंडीशन के अंदर उनमें जो अणुओं की संख्या वो होती है समान होती है। जैसे विभिन्न आदर्श गैसों के समान आयतन, समान दाब व तापमान पर समान संख्या में अणु होते हैं। जैसे कोई गैस हमने ली M1 द्रव्यमान, दूसरी ली M2 द्रव्यमान, तो इनका अगर हम अणु की संख्या निकालेंगे, जब कंडीशन हम क्या रखेंगे, सभी की समान कंडीशन रखेंगे। आयतन, तो कंडीशन सबसे पहले क्या क्या हमें समान रखनी है? पहली कंडीशन है कि वॉल्यूम सेम रखना है, दूसरा प्रेशर सेम रखना है और तीसरा टेम्परेचर। अगर ये तीनों चीज़ हम सेम रखते हैं तो कोई सी भी गैस हो, आइडियल गैस हो, उसमें जो अणुओं की संख्या वो क्या होगी, समान होगी। तो इस लॉ को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। कोई गैस है, उसका द्रव्यमान है M1 प्रोपोर्शनेट M1 N, इसी तरह से M2 प्रोपोर्शनेट टू M2 N। यहाँ पर जो M1 और M2 ये क्या है, मास, और जो कैपिटल M1 और M2 ये क्या है, मोलर मास। N है अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स N है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो M1 जो मोलर मास वो क्या होता है कि किसी भी जो गैस है, तो गैस जैसे N2 गैस है, O2 है, एयर को भी हम आइडियल गैस के रूप में काम में ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी N2, O2 और कुछ गैसें आदर्श गैसें होती हैं। तो इन सभी का एक मोलर मास होता है, और मोलर मास क्या होता है, N2 का जो मोलर मास है वो है 28। कितना है, 20। N2 का है 28, O2 का 32। मोलर मास के अंदर जो उसका एक भी जो मोल होता है, जो एटम होता है, तो जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के अंदर दो पार्टिकल होते हैं। नाइट्रोजन के अंदर दो पार्टिकल है तो एक पार्टिकल का जो एटॉमिक वेट है वो होता है 14 और दो का मिलके 28। तो उस 14 के अंदर भी जो अगर एक एटम की बात करें, किसी भी एटम की बात करें, तो एटम को अगर हम डिटेल से देखें तो कोई भी एटम है तो उसमें एक तो सेंटर पार्ट होगा और दूसरा इसमें कक्षों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन सभी का जो टोटल वेट है वही एक तरह से क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। तो एटॉमिक वेट जो इसका न्यूक्लियस है, जो इसका सेंटर पार्ट है,
तो वो सेंटर पार्ट का ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का जो वेट होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, और जो बाहर की कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है वो बहुत कम होता है। एक तरह से अगर प्रोटॉन से इसकी कंपैरिजन किया जाए तो ये अप्रोक्सीमेट 1840वां हिस्सा प्रोटॉन का, अगर अपन वेट का हिस्सा करें तो अप्रोक्सीमेट 1840वां हिस्सा के बराबर इलेक्ट्रॉन का वेट होता है। तो इसको एक तरह से हम बहुत कम वेट नगण्य मान सकते हैं। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन का वेट प्रोटॉन के अप्रोक्सीमेट बराबर या उससे थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा हो सकता है। तो जो जहाँ हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं और 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोनों को मिलाने से जो बना है वो बनेगा। और इलेक्ट्रॉन को हम अगर नगण्य मान लें तो टोटल वेट इनका जो एक एटम है उसका होगा 14। और अगर मॉलिक्यूल जब भी है, मॉलिक्यूल जो जितनी भी गैसें हैं वो या तो 2 एटम मिलके बनती है या 3 एटम मिलके बनती है। जैसे ओजोन है उसमें ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, और नाइट्रोजन होते हैं उसमें नाइट्रोजन के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन में भी 2 एटम होते हैं। तो दोनों एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो जो नाइट्रोजन गैस है उसका 28। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर तो जो प्रोटॉन संख्या है वो 8 और न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं। तो 8 8 16, तो एक एटम ऑक्सीजन का वेट होता है 16। और अगर मॉलिक्यूल की बात करें वो होगा 32। तो ये जो अगर हम M1 गैस है तो M1 की जगह हम अगर नाइट्रोजन ले तो अपन 1 की जगह हम कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन का, और ये अगर ऑक्सीजन ले तो ये ऑक्सीजन हो जाएगी। M2 को अगर ऑक्सीजन ले तो यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल वेट है M1, इसको भी हम नाइट्रोजन का बना देते हैं, तो इसको बना देते हैं ऑक्सीजन का। तो जब कंडीशन सेम है तो चाहे ऑक्सीजन गैस लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लो या हाइड्रोजन गैस, कोई सी भी गैस लो, जब ताप, दाब और आयतन तीनों चीज सेम है तो उसमें अणुओं की संख्या समान होगी। यही अवोगाद्रो का लॉ हमें बताता है। अब इससे और क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, तो इससे एक तो ये निष्कर्ष निकला हमारा कि अगर हम इसका रेशियो ले दो गैसों का तो वो M1 प्रोपोर्शनेट जो है उसको हम इसका एक कांस्टेंट लेते हैं K, कैपिटल M1 मोलिकुलर वेट और नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोलिकुल्स, और दूसरा M2 बराबर K M2N। इनका अगर रेशियो लें M1 अपन M2 लें तो ये, और M1 को हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि ρ1 और V1, इसी तरह से ये ρ2 और V2। अब जब M1 अपन M2 का रेशियो लें तो ये हो जाएगा M1 अपन M2, या K से K कैंसिल हो जाएगा, N से N कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा M1 अपन M2 इजिकल टू ρ1 अपन ρ2। यहाँ पर हमने जो कंडीशन ली थी वो क्या ली थी कि जो वॉल्यूम दोनों का बराबर, टेम्परेचर भी दोनों का बराबर और प्रेशर भी दोनों का बराबर लिया है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये अपना आ जाएगा ρ1 अपन ρ2। तो ये इक्वेशन अवोगाद्रो से हमें मिल गई। अब इसी तरह से हम जब गैस इक्वेशन पढ़ लेंगे उसके बाद में हम जो NTP पर 1 मोल गैस का हम वॉल्यूम निकालेंगे वो उसमें निकालेंगे, तब इसकी स्टडी करेंगे। और वो हम अभी बता देता हूँ कि जो 1 मोल जो गैस है उसका NTP पे आयतन जो निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 22.4 मीटर क्यूब। ये सभी गैसों के लिए फिक्स होता है। तो ये एक यही अवोगाद्रो का नियम बताता है
कि NTP पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी आदर्श गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 मीटर क्यूब होता है। अब हम नेक्स्ट तो दूसरे लॉ की बात कर रहे हैं, वो है जूल का नियम। जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या बताता है हमें कि जो वैज्ञानिक जूल ने कई सारे परीक्षण किए और उससे जो परिणाम प्राप्त हुआ उसके अनुसार किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी को कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान का फलन है या फंक्शन है। ये दाब व आयतन में हुए परिवर्तनों पर निर्भर नहीं करती। दिस मीन्स इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर का जो फंक्शन है उससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं, और इसकी जो स्टेटस इक्वेशन है या जो अवस्था समीकरण है उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, फलन या फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी यू टी इज इक्वल टू 0। सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनल एनर्जी है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं यू फंक्शन ऑफ टी, ओनली टी पर डिपेंड करता है। जब किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इसका अगर हीट देंगे, जब हीट देंगे तो Q एक तरह से प्लस, जब हीट सिस्टम को दी जाती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। यही अगर इसका रिवर्स करें, अगर इससे हीट बाहर निकालें तो उसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इसकी आंतरिक ऊर्जा कम होगी। आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है, वो बाउंड्री फिनोमिना नहीं है। बाउंड्री से सिर्फ हीट इंटर कर रही है और बाहर निकल रही है, हीट के इंटर करने और बाहर निकलने से ही आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होगी। क्योंकि हीट, जब हीट दी जाती है तो हीट क्या करती है, हीट एक तरह से सिस्टम की एक दूसरी प्रॉपर्टी टेम्परेचर को बढ़ाती है, और टेम्परेचर किसको बढ़ाता है, आंतरिक ऊर्जा को, इंटरनल एनर्जी को। इसको हम जो डिफरेंशिएट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू CV dt। अगर इसका हम किसी रेंज के अंदर इसका इंटीग्रेट करें, या उसमें जो कितना परिवर्तन हो रहा है अगर उसको निकालें तो उसका हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे जो इसकी वैल्यू 1 से 2 हो सकती है, जो भी कंडीशन हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एक तरह से ये हो जाएगा, 1 से अगर 2 लिखें तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1 इज इक्वल टू CV, यहाँ पर कांस्टेंट है जो विशिष्ट हीट या स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो होगा टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये हो जाएगा CV और T2 माइनस T1। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डेल U बराबर CV डेल T। तो ये है जूल का नियम। तो जूल का नियम बाकी अगर वॉल्यूम में कोई चेंज हो रहा है या प्रेशर में चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आंतरिक ऊर्जा तभी बढ़ेगी जब टेम्परेचर चेंज होगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें T बराबर कांस्टेंट हो, जब कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो भी क्या हो जाएगा, 0।
तो आंतरिक ऊर्जा न घटेगी न बढ़ेगी, जो फिक्स है वो उतनी रहेगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। यह है आइसोथर्मल प्रोसेस। अगले जो अपना ई लेक्चर है, इसमें हम जो गैस इक्वेशन है जिसमें दोनों जो लाज है, बॉयल्स लॉ, चार्ट्स लॉ को यूज करके जो आदर्श गैस का जो लाक्षणिक समीकरण है, या उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द परफेक्ट गैस, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। और उसी के साथ हम स्टडी करेंगे गैस कांस्टेंट की। गैस कांस्टेंट भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।